चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हम सुप्रीम कोर्ट पे ही लेक्चर कवर कर रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर को पूरी तरह से कंप्लीट करके दिया। उसके कुछ टॉपिक्स बाकी थे, उसी में हमने सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन एंड पावर का लेक्चर बिगिन कर दिया, सेगमेंट बिगिन कर दिया लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पे एक लिमिट तक की चर्चा की। इसी से हम आगे बढ़ेंगे और बाकी के जुरिसडिक्शंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक करके सभी जुरिसडिक्शंस को हम समझेंगे। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के विषय में मैंने बताया था कि वो मैटर, वो केसेस जिनका ओरिजिन ही सुप्रीम कोर्ट में होगा, किसी और कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स या हाई कोर्ट, कहीं पर भी नहीं होगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में वो मामले चलेंगे। और उसमें भी ये एक्सक्लूसिव मैटर होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में शुरू होंगे और सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होंगे, किसी और कोर्ट में शुरू नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे शुरू हो सकते हैं, बट वो एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि वो हाई कोर्ट में भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन वो मामले जैसे कि केंद्र राज्य के बीच में कोई विवाद है, राज्य और राज्य के बीच में विवाद है, केंद्र राज्य और राज्य के बीच में कोई विवाद है, ये सारे मामले ये शुरू भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये चलेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव भी है, ओरिजिनल भी है, ऐसा हमने लेक्चर के वाया समझा। इसमें मैंने बताया था कि आपको दो कंसेप्ट समझने जरूरी है। एक मैंने ये बताया कि अगर कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट है सेंटर स्टेट के बीच में, वो मैटर इस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में कवर नहीं होता, मैंने उदाहरण के तहत आपको समझा दिया था। अगर कोई लीगल मैटर है तो ही वो मैटर टेकअप होगा। अगर दो केंद्र राज्य के बीच में लीगल बैटल है, लीगल विवाद है, तो वो इसमें टेकअप होगा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर। दूसरा मसला यहाँ पर यह है कि अगर कोई सिटीजन का, इंडिविजुअल का सेंटर के साथ या स्टेट के साथ कोई विवाद है, वो इस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के क्षेत्र में नहीं आता। इंडिविजुअल का अगर सेंटर गवर्नमेंट के साथ या इंडिविजुअल का स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई विवाद है तो वो इसके तहत कवर नहीं होता है। वो देखना पड़ेगा कि वो विवाद फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो वो फिर रिट जुरिसडिक्शन में आएगा। सेंटर का स्टेट के साथ अगर कोई फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला है तो फिर वो सेंटर का सिटीजन्स के साथ कोई फंडामेंटल राइट से जुड़ा मामला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्टेप या कोई लेजिस्लेचर का ऐसा स्टेप जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहा है, तो वो फिर रिट जुरिसडिक्शन में आता है, दैट इज़ इन द फंडामेंटल राइट जुरिसडिक्शन। वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं आता, रिट जुरिसडिक्शन में आता है। वो बात अलग है कि रिट जुरिसडिक्शन में भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का फ़ायदा मिलता है कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके केस चला सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका किसी तरह का लीगल राइट को लेकर के कोई डिस्प्यूट है सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का मसला है, राइट टू प्रॉपर्टी का मसला है, वो लीगल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। आपकी ज़मीन सरकार एक्वायर करना चाहती है, प्रॉपर्टी का मसला है, वो भी आप यहाँ पर भी देखिए, जो एक पार्टी है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन दूसरी पार्टी यहाँ पर जो है वो सिटीजन है, तो ये मामले इस फर्स्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं आते। आप गलत फहमी कर जाते हैं, आप धोखा खा जाते हैं कि क्योंकि एक पार्टी सरकार बनी हुई है तो इसका मतलब ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आएंगे। नहीं, दोनों ही पार्टियां ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में सिर्फ वो मैटर आएंगे जिसमें दोनों ही पार्टियां फेडरेशन के यूनिट हों, दोनों ही पार्टियां फेडरेशन के यूनिट हों। और फेडरेशन के यूनिट यहां पर कौन है, या तो सेंटर वर्सेस स्टेट हो, सेंटर वर्सेस सिटीजन, या स्टेट वर्सेस सिटीजन नहीं होगा, क्योंकि सिटीजन फेडरेशन के यूनिट नहीं है। नागरिक जो है वो फेडरल सिस्टम का यूनिट नहीं है। फेडरल व्यवस्था, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम का यूनिट सेंटर और स्टेट है, या स्टेट और स्टेट के बीच में विवाद हो, स्टेट वर्सेस स्टेट हो, तो ये भी फेडरल का ही, फेडरेशन का यूनिट है। तो फेडरेशन के यूनिट्स में जब भी विवाद होगा तब वो मैटर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में है। ठीक है, जब विवाद फेडरेशन के एक यूनिट और दूसरा नॉन फेडरल यूनिट में होगा, यानी कि सिटीजन में होगा, तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में कवर नहीं होगा। उसके लिए मैंने बताया अलग अलग तरह के जुरिसडिक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो सरकार और नागरिकों के बीच के विवाद ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में कवर नहीं होते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मसले उसमें कवर होंगे, राज्य सरकार, दूसरी राज्य सरकार का मसला उसमें कवर होगा, केंद्र और राज्य सरकारें एक तरफ और कुछ राज्य सरकारें दूसरी तरफ, उनका मसला इसमें कवर हो जाएगा। जो यहाँ पर टॉपिक बताया गया है यही है, बिटवीन टू और मोर स्टेट सेंटर, ये तीन कंडीशन बताई गई है। ओके जी, दो क्लियर हुए डाउट आपको?
पहला तो अगर एक स्टेट का सेंटर से या दो स्टेट्स का आपस में, या सेंटर स्टेट इधर और दूसरी तरफ दूसरे स्टेट, इनका आपस में कोई पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कवर नहीं आता। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर के मैंने बताया था कि राज्य सरकारों का केंद्र सरकार से मतभेद हो गया था, बट केंद्र सरकार तो पूरी तरह से ऑथराइज थी सिटीजन को लेकर के कानून बनाने को लेकर पार्लियामेंट में, क्योंकि सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में आती है। तो फिर एक तरह से स्टेट्स के पास कोई लीगल अथॉरिटी तो थी ही नहीं सेंटर को चैलेंज करने की, फिर भी वो कर रहे थे क्योंकि उनका राजनीतिक मत ऐसा बनता था उन राज्य सरकारों का कि ऐसा कानून नहीं आना चाहिए। तो ऐसा पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अगर सेंटर स्टेट के बीच में है तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ट्रायल नहीं होगा। लीगल कोई कन्फ्लिक्ट है तो वो होगा, मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया। और दूसरा, सिटीजन और सरकार के बीच में, सिटीजन और फेडरेशन यूनिट के बीच में, चाहे इधर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो विवाद इस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कवर नहीं होता। इस बात को अपन को समझ के चलना है। इतनी बात समझ में आई। और भी कुछ चीज़ें हैं जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के एम्बिट से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वहाँ तक एक्सटेंड नहीं होता। वो कौन सी चीज़ें हैं मैंने लिख दी हैं यहाँ पर। अगर कोई भी ऐसी कोई ट्रीटी है, कोई भी ऐसी सनद, कोई भी ऐसी व्यवस्था, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के बाद भी वो एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें। भारत सरकार के बहुत से ऐसे 1947 में देश आज़ाद हो गया था, और देश आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश में उस समय में एक अंतरिम सरकार तो एग्जिस्ट कर रही थी, इंटरिम गवर्नमेंट। उसके तहत उस समय में कोशिश की गई कि प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ा जाए, और प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ने से जुड़े हुए मामलों में बड़े पैमाने पर ट्रीटीज़ की गई उन प्रिंसली स्टेट्स के साथ, जिनमें से एक ट्रीटी ये भी थी कि आपका मर्जर कर लिया जा रहा है इंडिया के साथ, लेकिन आपका प्रिवी पर्स मेंटेन किया जाएगा, आपको पैसे देश से मिलते रहेंगे, इस लेवल की व्यवस्था हम रखेंगे। तो ये तो एक तरह का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी ही है। फिर इसके भी पहले आ जाता है 1947 के पहले भी अंग्रेज़ों के रहते हुए भारत की दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे नेपाल के साथ कई संधियाँ हुई थी, कई तरह की ट्रीटीज़ हुई थी। ब्रिटिशर्स के रहते हुए नेपाल के साथ ट्रीटी हुई थी, और बॉर्डर्स तो काफ़ी हद तक उन्हीं के समय के डिसाइड किए हुए हैं। जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं, चाहे वो नेपाल के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, ये तो ब्रिटिशर्स के एग्जिस्ट करते हुए ही डिसाइड हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो बनाया ही अंग्रेज़ों के तहत हुआ है, रेड क्लिफ अरेंजमेंट के तहत वो बनता है। तो कुल मिलाकर के उस समय की, चाहे वो सगौली की संधि थी, सगौली की ट्रीटी थी, चाहे नदियों के बंटवारे को लेकर के दूसरे मुल्कों के साथ संधियाँ थी, वो अंग्रेज़ों के समय की हुई हैं। भारत सरकार ने भी उसको मान्यता दी, बाद में जाकर के उसकी पालना की। तो वो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ हैं सारी। तो ऑस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स के साथ की हैं आपने, या पड़ोसी मुल्कों के साथ की हैं, किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रभावी होने से पहले की किए गए अरेंजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावी होने के बाद भी जिंदा रखे हैं आपने, उनके मामलों में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला कंसेप्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंड नहीं होता। फिर आई बात समझ में? वो मामलों में फिर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होता। वो केसेस सीधे सुप्रीम कोर्ट में शुरू हों ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ट्राई हों पहले इंस्टांस पे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक्सक्लूसिव अथॉरिटी भी सुप्रीम कोर्ट की उन पे नहीं है। ओके। सेकंड, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी। सेंटर स्टेट के बीच में, स्टेट्स के बीच में, एक तरफ सेंटर और स्टेट्स और दूसरी तरफ दूसरे स्टेट्स, इनके बीच में कई तरह के अग्रीमेंट्स, कई तरह की ट्रीटीज़ ये लोग कर लेते हैं। रिसोर्सेज के बंटवारे को लेकर के, जंगलों के बंटवारे को लेकर के, ज़मीनों के बंटवारे को लेकर के, नदियों के बंटवारे को लेकर के, कई चीज़ों को लेकर के इनमें राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य के बीच में, केंद्र राज्य और कुछ राज्य उस तरफ, इनके बीच में कई तरह के समझौते होते हैं, कई तरह की ट्रीटीज़ होती हैं देश में, इनके बीच में आपस में अग्रीमेंट होते हैं, जिनमें ये मेंशन ही कर देते हैं कि इसके तहत अगर हमारा कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट से बाहर रहेगा। स्पेसिफिकली उसमें ये मेंशन ही कर दिया जाता है उस ट्रीटी में, उस अग्रीमेंट में, कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम उसे मीडिएशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, बातचीत के माध्यम से, या कोई उसके लिए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या ट्राइब्यूनल बनाते हैं कि ये उसके माध्यम से रिजॉल्व होगा। इस मामले में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। इसी तरह से ऑस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो ट्रीटीज़ हुई हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके मामले में भी मान लीजिए कई तरह के रिड्रेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किए गए थे कि प्रिंसली स्टेट्स
और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके बीच में अगर कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से प्रभावी हुई ट्रीटीज़ को लेकर के, तो उसमें प्रिंसली स्टेट्स की भी एक से रहेगी, एक बॉडी बनेगी जिसमें प्रिंसली स्टेट्स के भी नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे, इधर से सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे। वो बॉडी मिल करके उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो फिर नेचुरल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो वहाँ पे कर्टेल हो गया। इस तरह के अरेंजमेंट भारत में आज की देश में केंद्र राज्य के बीच में, राज्य राज्य के बीच में, केंद्र राज्य और राज्यों के बीच में अग्रीमेंट और ट्रीटी होती हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर के, और उसके तहत फिर वो सेटल कर देते हैं उसी ट्रीटी और अग्रीमेंट में कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ये मैकेनिज्म हम दे रहे हैं, और हम इससे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को बार करते हैं, डिबार कर दिया हमने, वहाँ पर ये नहीं चलेगा मामला। तो वो मामले भी फिर सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के एम्बिट से बाहर हो जाते हैं। अगला अब आपके सामने लाइव उदाहरण इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। हमने इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर किया। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर के आप जानते हैं ट्राइब्यूनल है, और सुप्रीम कोर्ट का फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस मामले में नहीं है। अदरवाइज स्टेट्स के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हों तो मैंने आपको बार बार बताया कि वो फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। बट इस मामले में आपने देखा, चाहे कावेरी वाटर का डिस्प्यूट हो, चाहे वो कोई भी नदी का डिस्प्यूट हो, हमारा लेक्चर था इस पर कि उस मामले में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, उस ट्राइब्यूनल के पास है जिस ट्राइब्यूनल में वो केस चलना है, जो ट्राइब्यूनल उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। तो इसकी वजह से उस ट्राइब्यूनल में वो केस चलेगा और उस ट्राइब्यूनल का फैसला भी अंतिम फैसला माना जाएगा। ये भी हमने पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट को उस जुरिस्डिक्शन से हमने बाहर कर दिया, ये भी हमने पढ़ा था। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है कि ये मैटर ट्राइब्यूनल में ही ट्राई होगा, लेकिन वो ट्राइब्यूनल का फैसला अमल में आए जल्दी, इस चीज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि फैसला आ गया ट्राइब्यूनल का, इसे इम्प्लीमेंट करिए। या वो फैसला सेंटर स्टेट या स्टेट्स के बीच के किसी लीगल एस्पेक्ट को हार्म कर रहा है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्कीम गिवन है उसके अकॉर्डिंग ट्राइब्यूनल का फैसला स्टेट की आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को हार्म कर रहा है, इसको चेंज करने की कोशिश है, इसको हम चेंज कराना चाहते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फैसला फाइनल है ट्राइब्यूनल का। आई बात समझ में? तो ये सेकंड पॉइंट जो डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी वाला, जिसके तहत मैंने कहा था कि अरेंजमेंट ही ऐसा दे दिया गया कि इस ट्रीटी एग्रीमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाले कंसेप्ट को हम निकालते हैं, वो प्रैक्टिकली यहाँ फील होता होगा आपको इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट वाले मामले में। आई बात समझ में? मैटर्स रेफर्ड टू द फाइनेंस कमीशन। अब सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस का बंटवारा होना है, जो पैसे बंटवारा होना है, उस पूल में से जो डिविजिबल पूल है, एक ऐसा पैसा भी है जो केंद्र राज्य के बीच में बांटा जाना है, और फिर केंद्र राज्य के बीच में बांटे जाने के बाद वो राज्यों में बांटा जाना है, वो डिविजिबल पूल का पैसा है। इन सारे पर्पसेस के लिए फाइनेंस कमीशन बनते हैं, राष्ट्रपति उसे बनाते हैं। लगभग वो बनते हर 5 साल पर ही हैं, पर ज़रूरी नहीं है वो उसके बाद या उसके पहले भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 280 के तहत। तो आप फाइनेंस कमीशन को टर्म्स रेफ़र करते हैं, मैटर रेफ़र कर दिए गए, उसके तहत फाइनेंस कमीशन ने कह दिया कि भाई 32% के हिसाब से डिविजिबल पूल का पैसा केंद्र राज्य में बटेगा, या 42% के हिसाब से कि जो 100 रुपया पूरा इस फंड में पड़ा है उसका 42 रुपया राज्यों के पास जाएगा और फिर बाकी का 58 रुपया सेंटर के पास रहेगा। ऐसा रिकमेंडेशन आ गया फाइनेंस कमीशन का। तो जो भी मैटर फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड किए जा रहे हैं फाइनेंसेस के बंटवारे को लेकर के, वो मैटर के मामले में, क्योंकि फाइनेंस कमीशन अपने आप में एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मैंने जब आपको फाइनेंस कमीशन पढ़ाया था आर्टिकल 280 के तहत, तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस कमीशन इन इटसेल्फ इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब कि वो एक अर्ध न्यायिक संस्था है। एक लेवल पर उसे खुद भी डिस्प्यूट ग्रीवेंसेस रिड्रेस करने का एक अथॉरिटी प्राप्त है। केंद्र राज्य के बीच में अगर उन मदों को लेकर के जो मैटर फाइनेंस कमीशन को रेकमेंड किए, उसके रिलेटेड जो उसने बंटवारे की बात कही, और भी फंड बांट तो दिए गए, फंड किस किस सेगमेंट में दिए गए हैं, विकास के लिए कितना काम है, बाकी चीज़ों के लिए, इसमें किसी तरह का डिस्प्यूट है तो फाइनेंस कमीशन उसे रिजॉल्व करने की क्षमता भी रखता है। हमने ये पढ़ा भी था। आई बात समझ में? तो फिर यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो ऑटोमेटिकली ही कर्टेल हो गया, क्योंकि आपने एक अथॉरिटी फाइनेंस कमीशन को भी दे दी है, क्योंकि मैंने खुद बोला कि वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है ना, अर्ध न्यायिक संस्था है। तो वो इसलिए अर्ध न्यायिक है कि उसको जो रिकमेंडेशंस, उसको जो इश्यूज मैटर उसको रेफ़र किए गए, उन पर उसने रिकमेंडेशन दी, उसके तहत एक व्यवस्था आई केंद्र और राज्य के बीच में पैसा बंटने की। उसके तहत अब कुछ डिस्प्यूट अराइज हुए हैं, तो वो डिस्प्यूट्स को रिड्रेस करने का, रिजॉल्व करने का भी एक प्लेटफॉर्म उसी फाइनेंस कमीशन में है, सुनवाई का अवसर वहाँ पर है। तो फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यहाँ पे कर्टेल हो गया कि नहीं हो गया?
तो इसलिए कहा गया है कि जो मैटर फाइनेंस कमीशन को रेफ़र किए जाते हैं उन पर फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला क्लॉज एक्सटेंड नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का। अगला है एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, बहुत सी ऐसी पेंशंस होती हैं कि भाई रिक्रूटमेंट सेंटर कर रहा है, सर्विसेज वो स्टेट में जा कर के दे रहे हैं, या फिर रिक्रूटमेंट सेंटर कर रहा है, सर्विसेज सेंटर स्टेट को वो जॉइंटली प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार रिक्रूटमेंट स्टेट ने की है, सेंटर उनकी सर्विसेज डिप्यूट कर लेता है। इन सारे प्रोविजंस में एक्सपेंसेस और पेंशंस को सेटल करना पड़ता है सेंटर स्टेट के बीच में कि कितना खर्चा आप वहन करेंगे और कितना खर्चा हम वहन करेंगे। हमने पढ़ा भी था इस विषय में कि भाई अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, वो 1 से 2 राज्यों का अगर एडमिनिस्ट्रेटर है या गवर्नर है तो उसकी सैलरी कैसे आएगी, कौन पे करेगा, 2 राज्य मिलकर के उसका खर्चा वहन करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के कई तरह के डिस्प्यूट्स अराइज होते रहते हैं सेंटर स्टेट के बीच में। इन सारे डिस्प्यूट्स के लिए भी स्पेसिफिक बॉडी बनाई जाती हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। जिस व्यवस्था के तहत ये फाइनेंसेस सेटल होते हैं उसी व्यवस्था के तहत, उसी कानून, उसी ट्रीटी या उसी एग्रीमेंट के तहत या उस पर्टिकुलर एक्ट के तहत उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म भी गिवन ही होता है कि ये पेंशन और एक्सपेंसेस से जुड़े मामले कैसे रिजॉल्व करने हैं। तो वो भी फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के एम्बिट में नहीं फॉल करते हैं। आए बात समझ। अगला है द ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। कमर्शियल नेचर के कई तरह के ऑर्डिनरी डिस्प्यूट्स अराइज होते रहते हैं। जैसे कमर्शियल नेचर के ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के सेंटर स्टेट के बीच में सेंटर ये कहता रहता है कि भाई स्टेट्स जो हैं वो गुड्स को प्रॉपर मूव नहीं होने दे रहे, या फिर पड़ोसी राज्य के व्यापारियों को वहाँ पर आकर के काम नहीं करने दे रहे हैं। इस तरह से कई डिस्प्यूट्स अराइज होते रहते हैं सेंटर स्टेट के बीच में और स्टेट्स के बीच में। स्टेट्स ये कहते रहते हैं दूसरे पड़ोसी राज्यों को कि वहाँ पर टैक्सेस कम कर दिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर जाती जा रही हैं, या वहाँ पर बहुत अधिक चुंगियाँ यहाँ के मुकाबले लगाई जा रही हैं, हमारा व्यापारी वहाँ पर जाकर के काम नहीं किया कर पा रहा है। इस तरह के कई तरह के कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्रिएट होते ही रहते हैं सेंटर स्टेट के बीच में। लेकिन इसके तहत हमने ये देखा था, जब हमने सेंटर स्टेट के रिलेशंस आपको पढ़ाए थे, उस सेंटर स्टेट के रिलेशंस के तहत मैंने आपको फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ाए थे। उस फाइनेंशियल रिलेशन के तहत मैंने आपको कमर्शियल और ट्रेडिंग रिलेशन आर्टिकल 301 से 307 के तहत पढ़ाए थे। उसके तहत मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है ऐसी कमेटी, ऐसी ऑर्गेनाइज अथॉरिटी बनाने को लेकर के, जो अथॉरिटी इन डिस्प्यूट्स को एक्नॉलेज करे। जो ट्रेड और कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं सेंटर स्टेट के बीच में या स्टेट्स के बीच में, ऐसी अथॉरिटी क्रिएट हो सकती है जो इनके इंक्वायर करे और इनके ऊपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करे। हालांकि मैंने ये भी बताया था कि ऐसी अथॉरिटी बनाई अभी तक नहीं की है। तो ट्रेडिंग एंड कमर्शियल इश्यूज़ किसी तरह के क्रिएट हो रहे हैं अगर ऑर्डिनरी कैरेक्टर के, अगर तो फिर अल्टीमेटली उसको रिजॉल्व करने के मैकेनिज्म्स भी डिफरेंट वे में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जिस एक्ट या जिस आर्टिकल के तहत वो ट्रेड और कमर्स का रिलेशन आ रहा है उसी के तहत उसे रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म भी दे दिया जाता है। तो इस मामले में भी फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंड नहीं हो रहा है। रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर। कई तरह के डैमेजेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्टेट है, तो अब हमारी पर्टिकुलर कोई कंट्री है, वो कंट्री में स्टेट्स भी हैं अगर, तो नेचुरली वो स्टेट ही बॉर्डर शेयर करेगा किसी पड़ोसी मुल्क से। सो मूवमेंट ऑफ आर्मी है, फार्म लॉसेस हो रहे हैं वहाँ पर। व्हेन यू आर मूविंग आर्मी, फार्म लॉसेज आर देयर। व्हेन सीज फायर वायलेशंस हैं, सो लॉसेज आर देयर ऑफ हाउसेज। मवेशियों का नुकसान हो रहा है, जानवरों का नुकसान हो रहा है, लोगों के घरों का, रोज़गार का, काम धंधों का नुकसान हो रहा है, स्टेट हाईवेज़ का वहाँ पर नुकसान हो रहा है, सड़कों का नुकसान हो रहा है, कई चीज़ों का नुकसान हो रहा है वहाँ पर। इस तरह के डैमेजेस जो हो रहे हैं, जो स्टेट ये मानता है कि इसकी लायबिलिटी सेंटर की बनती है पे करने की, तो सेंटर से वो स्टेट उन डैमेजेस को रिकवर करना चाहता है। इससे रिलेटेड जो किसी तरह की समस्याएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं आ जाता है, क्योंकि इन तरह के डैमेजेस को मैनेज करने के लिए भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं। वो डैमेजेस को असेस करते हैं पहले और फिर उसके बेसिस पर रिकमेंडेशन आती है कि हाँ इतना डैमेज बनता है और इतना असेस हमने किया है, इतना अमाउंट आपका बनता है, फिर वो अमाउंट पे कर दिया जाता है। नहीं तो फिर उसी में ही ये रिड्रेसल का मैकेनिज्म गिवन होता है कि इसको कैसे ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाना है। उसके बाद अगर ये लगता है किसी स्टेट को या 2 स्टेट्स को, किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के अगेंस्ट या सेंटर के अगेंस्ट, कि भाई लगातार ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमारे हक में फैसला ना देकर के केंद्र के हक में दे रहे हैं और हमारे राज्य का विकास नहीं हो पा रहा, हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो थ्रेटेंड हो रही है, इस बेसिस पर फिर वो
लीगल क्लॉज फाइंड आउट करके कि भाई हमारी एग्जिस्टेंस थ्रेट हो रही है एक तरह से, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट हैं और उसकी वजह से हम नुकसान में जा रहे हैं और केंद्र सरकार हमें स्टेक पर रख रही है ऑल द टाइम। इस तरह से हम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, अपने लोगों का विकास नहीं कर पा रहे। खेती बाड़ी का विकास हमें करना है, हमारी लिस्ट में आता है। लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन करना है, पुलिस हमारी लिस्ट में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ की वजह से हम वो ये नहीं कर पा रहे हैं, फिर दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अदरवाइज़ अगर वो इस लेवल पर ही हैं कि आपको डैमेजेस रिकवर करने हैं सेंटर से अगेंस्ट सम लॉसेस, तो देयर आर सम मैकेनिज्म्स जिनके वाया आप जा सकते हैं। आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मामले जो कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने के पहले के मामले हैं, वो मामले जो केंद्र राज्य के बीच में, राज्य के बीच में किसी तरह के ट्रीटी एग्रीमेंट के तहत चल रहे हैं, जिनमें खुद ही लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो मामले जिनमें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के तहत इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाए हैं, वाटर के रेगुलेशन, वाटर के यूजेज, वाटर को स्टोर करने को लेकर के। वो मामले जो मामले फाइनेंस कमीशन को मैटर्स जो रेफ़र कर दिए जाते हैं, वो मामले जो किसी तरह से केंद्र राज्य के बीच में एक्सपेंसेस और पेंशन्स को लेकर के सेटल होने हैं, वो मामले जो किसी तरह से ऑर्डिनरी कमर्शियल डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं सेंटर स्टेट के बीच में, वो मामले जो किसी तरह से स्टेट को रिकवर करना है, जो डैमेजेस हुए हैं स्टेट में उसे सेंटर से रिकवर करना है, इस तरह के तकरीबन ये जो मामले हैं, इन पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अगर सेंटर स्टेट के बीच में, स्टेट के बीच में, सेंटर स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में लीगल इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। आई बात समझ? और लीगल इशू का सीधा सीधा मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो स्टेट्स की पोजीशन गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो सेंटर की पोजीशन गिवन है, उसमें अगर कोई भी एक अपने एरिया से आगे बढ़ के दूसरे की टेरिटरी को इंक्रोच कर रहा है, दूसरे की एग्जिस्टेंस को इंक्रोच कर रहा है, दूसरे की आइडेंटिटी को इंक्रोच कर रहा है, तो फिर इट इज़ अ लीगल मैटर, क्योंकि इट इज़ इलीगल अगर आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है और उसमें एग्जिस्टेंस प्रोवाइड की गई है स्टेट्स की और सेंटर की। दोनों अगर उसके दायरे से बाहर जाएंगे तो लीगल मैटर बनता है, फिर वो जाएगा कोर्ट के पास। आई बात समझ में? लेकिन पॉलिटिकल मैटर नहीं जाएगा। और अगर इंडिविजुअल एक तरफ है और दूसरी तरफ स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी मैटर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं जाएगा। वो उसको कैसे रिजॉल्व, वो लीगल कैरेक्टर का है, फंडामेंटल राइट कैरेक्टर का है, किस कैरेक्टर का है वो देखा जाएगा। वो लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है, इशू क्या है वो देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उस जुरिस्डिक्शन में वो कवर हो जाएगा। अगर वो कोई लीगल राइट है तो फिर तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसका बनता ही नहीं है। रिट पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बनता है। हाँ, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। आई बात समझ में? और अगर वो कोई ऑर्डिनरी मैटर है तो फिर वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन में आता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर अपर कोर्ट में जाइए आप। ठीक है जी, क्लियर हुई कहानी? इसके बाद आ जाता है रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन की कहानी समझते हैं। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये होता है कि जो उस कंट्री के निवासी हैं, सिटीजन हैं, हालांकि फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन्स को भी मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात सिटीजन्स की करें, जो सिटीजन हैं वो अपनी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल ग्रोथ प्रॉपर कर पाएँ।